ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आई थिंक आपको स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। वेरी गुड। सो जनरली हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, डैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हम स्टार्ट करेंगे एज इट इज़, जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हर एक टॉपिक पे। कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये रेस्पिरेशन क्या होता है और ये ब्रीथिंग क्या होती है। हालांकि आप देखोगे ये जो चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें जनरली आप ये देख पाते हो कि चैप्टर्स के जो नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे किसी किताब में आप देखोगे कि वहाँ लिखा होता है ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, या कहीं पे लिखा होता है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, तो हर जगह नाम अलग अलग होती है। हमारे पास जो टाइटल है वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। हाँ जी। सो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, थैंक यू, हम सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन की। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो 24 आवर्स हम को पता है, आपको भी पता है, हम सांस लेते हैं। मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी कुछ दे रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट की हेल्प से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बनता। दैट्स वाई हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो कहता है कि आपकी बॉडी से हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए क्योंकि हमें सांस लेने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और हम कहते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए। बीच में बचा हमारा इन्वायरमेंट जो इस लेन देन को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। तो हम कहते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते। दैट्स वाई अभी आप और मैं ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्वाक्षोवास कर रहे हैं, श्वसन नहीं कर रहे हैं। रेस्पिरेशन कौन करता है? रेस्पिरेशन हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट सेल्स करती हैं, कोशिकाएं करती हैं। जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और हमारे सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है प्रॉपर, तब वो सेल क्या करता है? उसको यूटिलाइज करता है। जब वो ये काम करता है, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट्स वाई आप देखोगे किताबों में लिखा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी ऑफ बायोलॉजिकल वर्क। यानी जब हम अपने सेल को ऑक्सीजन देते हैं तब जाकर हमारा सेल काम करता है, उसका वो न्यूट्रिएंट है। हम कहते हैं कि हमारा सेल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है। सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जहाँ पे हमारी जो लिविंग सेल्स होती है वो एनर्जी को रिलीज करती है और बायोलॉजिकल वर्क को प्रोसीड करती है। इतना समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है? यस मैम। ठीक। अब ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग सिंपल टर्म है जो मैं और आप अभी कर रहे हैं। बस एक्सचेंज करना, इन्वायरमेंट को आप दे रहे हो, एटमॉस्फेयर को आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो क्योंकि आपकी सेल्स वो बना रही है। ठीक है, और उनसे आप ऑक्सीजन ले रहे हो। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज आपके और इन्वायरमेंट के बीच में हो रहा है, ये जो साझेदारी हो रही है, इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास। और रेस्पिरेशन को हम कहते हैं श्वसन। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एक तरीके से कह सकते हैं भाई बहन। तो हमेशा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो होता है ये बेसिक एक टर्म होता है जो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले अच्छे से पता होना होता है
जानना होता है। जब तक हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में नहीं समझेंगे, हमें चैप्टर के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब ये काम चलता है तो इस काम को कंप्लीट कराने के लिए हमारा शरीर क्या करता है। क्या हमारे शरीर ने कई सारे लोगों को रिक्रूट करके रखा हुआ है? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करती है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देती है? यस। हमने देखा फिजियोलॉजी में अभी तक में इतने सारे चैप्टर्स हमने पढ़े। हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, हमने और भी बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा। हमने देखा हर जगह पे ना डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में नहीं आता ना। ऐसा नहीं है कि लंग्स काम करना बंद कर दिया तो लंग्स का काम ब्रेन कर लेगा कुछ देर के लिए, ठीक है, या किडनी कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर एक काम के लिए ना हमारी बॉडी क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड है। वैसा ही एक सिस्टम जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ यही देखेंगे कि जब हमारे शरीर में कोई भी गैस एंटर कर रही है तो वो गैस जो है प्रॉपर तरीके से अपने मेन टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाए, और फिर हमारे मेन टारगेट पॉइंट पे जब वो दूसरे गैस को रिलीज करता है हमारा सेल, वो भी मेनली बॉडी के बाहर अच्छे से रिलीज हो जाए। ठीक है, इसका डिपार्टमेंट हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करने वाले ऑर्गन्स को कहा जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वैसे तो देखा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी दो लोगों से चलता है, एक होता है पाथवे और एक होता है ऑर्गन। पाथवे मतलब जिसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी रास्ते, जहाँ से होते हुए आप जब एयर ले रहे हैं, गैसेस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उन रास्तों से होते हुए वो अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच रहा है। और ऑर्गन जो मेन बंदा है, जो उस पर्टिकुलर एयर को फिल्टर कर रहा है, देख रहा है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, और कोई टॉक्सिक चीज तो नहीं है, और कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं आ गया उस एयर के साथ, उस गैस के साथ। इन सारी चीजों का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करने का काम ऑर्गन का होता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे शरीर में सिर्फ एक ही होता है, जिसे हम कहते हैं लंग्स, यानी फेफड़ा, जो हमारे शरीर में दो होते हैं, पेयर्स में होते हैं। हमारे हार्ट उन दोनों के बीचों बीच बैठा होता है। ठीक है, तो ये दो डिपार्टमेंट है जो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें आपके रास्ते आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी ये जो दो होल्स हैं नाक के, इसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद नेजल सैप्टम है, फिर आपके पीछे चले जाएंगे तो नेजोफैरिंग्स है, फिर आप और पीछे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको लैरिंग्स मिलेगा। देन उसके बाद आपको मिलेगा ट्रैकिया। ट्रैकिया दो हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा, जिस पॉइंट पे वो दो हिस्सों में बटा होता है उसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के दोनों ब्रांचेस आपके दोनों लंग्स में चले जाते हैं, और बहुत सारे शाखाएं बनाने लगती हैं, जैसे जड़ों की शाखाएं होती हैं रूट्स की प्लांट्स में, वैसी शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी लंग्स के अंदर, लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर। वो छोटी 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 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, जो कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट, एंड द लास्ट पॉइंट जो छोटे छोटे अंगूर जैसे स्ट्रक्चर्स में आपको राउंडेड मिलेगा, वो से होता है एल्वुलाई। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट हमारे लंग्स का, जो फाइनली आपके एयर को फिल्टर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम आपका होता है। ये तो एक छोटा सा मोरल ऑफ द स्टोरी था चैप्टर का, कि आपको मेनली दो चीज़ों पे फोकस करना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे हाथ में हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इतना समझ में आया? समझ में आया? आवाज तो नहीं ब्रेक हो रही है? यस मैम। बाद में फिर मत बोलना कि मैम आधी जगह पे आपकी आवाज रुक गई थी। ठीक है, जहां आपको आवाज सुनाई नहीं देती उसी टाइम पे आप बोलेंगे। ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं तब। सारे प्रेजेंट है ना क्लास में? यस मैम। सो जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जनरल बॉडी सरफेस एग्जाम्पल लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, स्पंज, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म्स। इनके पास ना लंग्स वंग्स नहीं होता,
ये तो एक बहुत लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं ना, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम तक प्रेजेंट नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट नहीं होता बॉडी में, कैसे कैसे तो वो सरवाइव करते हैं अर्थ पे। तो ऐसे लोग सांस कैसे लेते हैं? अपनी त्वचा से लेते हैं, बॉडी सरफेस से लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है और आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं। स्पंज है, फ्लैटवर्म है, सिलेंट्रेट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बहुत सारे ऐसे भी आपको देखने को मिल जाते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके पास लंग्स नहीं होता। ठीक है, जिनके पास लंग्स नहीं होता बट वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? उनके पास, किसी के पास तो मैंने आपको बोला त्वचा होती है, त्वचा की हेल्प से करते हैं। ठीक है, जैसे आप केचुए की बात कर लीजिए, अर्थवर्म। ठीक है, वो अपने स्किन से और मॉइस्ट क्यूटिकल से, जिसे हम क्यूटिकल रेस्पिरेशन कहते हैं, उसकी मदद से रेस्पिरेशन करता है। लीच, ठीक है, एम्फीबियंस। आप मेढक को देख लीजिए, आपने कभी मेढक को ध्यान से देखा होगा तो उसकी स्किन हिलती रहती है हमेशा, वो एक्सप्रेस करती है कि वो अपनी त्वचा से सांस ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी यहाँ पे ना पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी दे रखा है सारे ऑर्गन से रिलेटेड कि जो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन का इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट है ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स में जैसे आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको पता ही होगा कीड़े मकोड़े दुनिया के सबसे लार्जेस्ट फाइलम में आते हैं, जिसे हम ऑर्थोपोड्स कहते हैं। ऑर्थोपोडा जो होता है एक ऐसा फाइलम होता है जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम में आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ है तो वो है इंसेक्ट्स। ठीक है, कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे आप मिलिपेट्स की बात करें, स्पाइडर की बात करें, इंसेक्ट्स में किसी भी इंसेक्ट्स की बात करें, ठीक है, ये इनके पास स्किन से मदद नहीं लेते सांस लेने के लिए, इनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। कुछ आपने सुने होंगे गलफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली आपने मछलियों का नाम सुना होगा जो सांस लेने के लिए अपने ब्रैकियल रेस्पिरेशन यानी गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख भी सकते हैं बगल में, आपको दिख भी रहा है गिल्स कैसा दिखता है। इनकी मदद से ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जैसे आप प्रॉन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप टेडपोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं अपनी और जानवरों की जिनके पास लंग्स है, फेफड़ा है, वो भी वेल डेवलप। और दैट्स वाई कि हम लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, हम हमें बोला जाता है कि हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। पल्मोनरी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। तो मोस्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इनके पास लंग्स जो होता है रेस्पिरेशन का एक मेन साधन होता है, तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, यस मैम। अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी बॉडी में जो ये डिपार्टमेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ये दो लोगों से चलता है। एक रास्तों से, जहाँ से होते हुए जब आप सांस लेते हैं यानी जब आप ब्रीथ करते हैं और एयर आपके अंदर बॉडी के अंदर एंटर करता है। आपको पता है ना, हम दो जगह से सांस लेते हैं, हम माउथ से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, पता है कि नहीं? यस मैम। मैम तो इसीलिए तो कहते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं किया करते, जिसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास में आपको बताया था कि एपिग्लॉटिड्स जो होती है वो आपकी प्रेशर की वजह से खुल जाती है और आपके फूड पार्टिकल्स आपके एयर वाले पाइप में जाकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, आपके नाक से, आपके आँख से पानी और फूड पार्टिकल्स आने लगते हैं। सो ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने कहा कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक रास्ता जिसको आप एयर ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक कह सकते हैं, और एक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो आपका लंग्स है, वो भी पेयर्ड में। सो आप डायग्राम भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं पाथवे को, कि सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिल है,
नॉस्ट्रिल के बाद आपकी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद पीछे चले जाएंगे तो फैरिंग्स है, नासोफैरिंग्स है, ट्रैकिया, लैरिंग्स है, ब्रोंकाई है, एंड देन फिर दोनों ब्रोंकाई के ब्रांचेस आपके राइट और लेफ्ट लंग्स में एंटर कर जाते हैं और कई सारे रूट्स की तरह ब्रांचेस और सब ब्रांचेस बनाने लगते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक और पार्ट भी आ जाता है जो नीचे से लंग्स को सपोर्ट करता है, जिसे हम डोम शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका नाम होता है डायफ्राम। ये हमारे लंग्स को नीचे से प्रोटेक्ट करता है। ना सबसे पहले एयर पैसेजेस में ये क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्ट करना है ना। एयर आ रहा है तो एयर बॉडी के किसी भी पार्ट में ना चला जाए, कान में ना चला जाए, लंग्स के अलावा या रास्तों के अलावा ये पेट में ना चला जाए, ऐसे काम ना करे। तो प्रॉपर तरीके से इनका एक कंडक्टिंग चैनल बना है कि हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो भाई एयर यहाँ ही जाएगा, इसके बाद यहाँ ही जाएगा, फिर इसके बाद यहीं जाएगा। ठीक है, सो एयर पैसेज और रेस्पिरेटरी ट्रैक का पहला काम क्या होता है कि ये कंडक्शन करता है, कंडक्टिंग पार्ट है ये। ठीक है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, एटमॉस्फेयर से हम जो एयर ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर जाता है बॉडी में, और प्रॉपर तरीके से उनका उद्देश्य होता है, टारगेट होता है कि वो सही सलामत उसको लंग्स के एल्वोलाई तक पहुंचा सके। उनका यही काम होता है। ठीक है, इट क्लियर्स एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एयर को लिया और एयर को आपके लंग्स के एल्वोलाई तक पहुंचा दिया। उसका एक और काम भी होता है कि वो ये भी देखते हैं कि जो एयर आपके शरीर के अंदर आ रहे हैं, उस एयर में न जाने कितनी धूल है, कंकर है, कितने सारे पैथोजेंस है, वो अंदर नहीं जाना चाहिए। वो अंदर जाएगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगी, और पेशेंट को न जाने कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अब उसके लिए आप देखेंगे कि आपके नाक के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रीज होते हैं जो उन गंदगियों को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम नाक की गंदगी के फॉर्म में निकाल देते हैं, अंदर जाते हैं, पीछे बलगम क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, उस एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को अपनी ओर चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे एयर और क्लियर होने लगता है, और फाइनली वो लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, इट ह्यूमिडिफाई एंड ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये आपकी बॉडी को ह्यूमिडिफाई करती है और बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। सो ये एयर पैसेजेस आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिखाया जा रहा है एक छोटे से चेन से आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपने ब्रीथ किया, एयर अंडर आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो आपके नाक की ये जो दो छोटे छोटे पोर्स हैं, नॉस्ट्रिल जिसे कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इससे आपकी बॉडी में अंदर एयर गया, अंदर नेजल पैसेज में गया, नेजल पैसेज से पीछे नेजल चेम्बर में गया, जिसे नेजल कैविटी कहते हैं, वहां से नेजोफैरिंग्स में गया, नेजोफैरिंग्स के पीछे उनको मिला ग्लॉटिड्स, ग्लॉटिड से वो गया टेटुआ वाले रास्ता में, लैरिंग्स जिसे कहते हैं, जो मेल में फीमेल के कंपैरिजन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। यहाँ से ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से आपके ब्रोंकाई, जहाँ पे ट्रैकिया बढ़ती है उसे मैंने बोला था कि इसे ब्रोंकाई कहते हैं। अब वो ब्रोंकाई आपके दोनों लंग्स में एंटर करती हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करके दिया है इन्होंने। ब्रांचेस और सब ब्रांचेस वर्ड का इस्तेमाल मैंने किया था अभी, उन्होंने इनका नाम दिया कि नाउ ब्रोंकाई एंटर किया प्राइमरी ब्रोंकाई में एयर, प्राइमरी ब्रोंकाई से एंटर किया सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई में, एंड देन वो वहाँ से फिर फाइनली गया ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स मतलब बहुत सारे ब्रांचेस में, फिर टर्मिनल से होते हुए वो आपके एल्वुलर डक्ट से होते हुए फाइनली एल्वुलाई तक पहुंच जाता है, और जो एल्वुलाई होती है उसे हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। आप छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स में एल्वुलाई को देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, ये एल्वुलाई है, ये एल्वुलर सैक है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो इसी में जाके खुलते हैं। आप देख सकते हैं, कर्सर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका एयर आ रहा है, ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई है, ये आपके छोटे छोटे बॉल जैसे पॉइंट्स में जाके ओपन हो रहे हैं, जिनको हम एल्वुलर सैक कहते हैं, उनके अंदर एल्वुलाई होती है।
बॉडी में 3 जगह एल्वेलाई होती है बेटा, तीनों जगह एल्वेलाई के नाम तो एक हैं लेकिन काम अलग अलग होता है। लंग्स के अंदर का जो एल्वेलाई होता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिल्ट्रेशन करता है। एक दांत में होता है जिसको हम रूट कहते हैं, और एक फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि मिल्क को स्टोर करता है। नाउ सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेक्स्ट आते हैं एयर पैसेज में। सबसे पहले लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसको हम टेटुआ कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, या साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी की वजह से हमारा साउंड क्रिएट होता है। सो इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। आप डायग्राम बगल में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा लैरिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लैरिंग्स होता है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, यानी कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग swallowing, glottids is closed by epiglottids to prevent the entry of food into larynx। ठीक है, जब आप कोई खाना निगलते हो ना, इसीलिए कहते हैं ना खाना खाते वक्त बात नहीं किया करते, तो जब आप स्वालो करते हो तो आपका जो ये ग्लॉटिड्स होता है ये एपिग्लॉटिड से क्लोज्ड हो जाता है। एपिग्लॉटिड्स ऊपर की ढक्कन होती है, देखिए लाल रंग की आपको दिखाई दे रही है, ये उस जगह को बंद कर देती है कि खाना वहां पे ना चला जाए, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर खाना ना चला जाए। सो उसके बाद आपका आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया आप देखो एकदम नीचे वाला है, आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ऑल ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो ऊपर आपके टाइप्स होते हैं वो इसी पर्टिकुलर पार्ट को सपोर्ट करते हैं ट्रैकिया के। ना अब बात करते हैं लंग्स की। लंग्स जिसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, लंग्स जो होता है इसका लोकेशन आपकी बॉडी में थोरैसिक एरिया में यानी थोरैसिक चेम्बर में होता है, और जस्ट उसके नीचे डायफ्राम होता है, जस्ट डायफ्राम के ऊपर ये दोनों लंग्स बैठे होते हैं। और राइट वाला जो लंग्स होता है बेटा वो लेफ्ट वाले लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ लोब्स। लोब्स आप देख सकते हैं पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है दोनों लंग्स में। 1 2 3 1 2 ऐसे करके एक्सप्रेस भी किया है इन्होंने। ये आपके लोब्स होते हैं, जब कोई स्मोकिंग करता है तो सबसे पहले ये लोब्स ही उसके लंग्स के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि आपका जो राइट वाला लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो 2 लोब्स का बना होता है, और लंग्स भी चारों तरफ से एक लेयर से ढका होता है, एक नहीं बल्कि दो दो डबल लेयर से ढका होता है। इन लेयर को हम प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके खुद के जो 2 रीजन्स होते हैं, आउटर वाले को पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को इनर विजरल मेम्ब्रेन या इनर विजरल प्लूरा कहते हैं। इसके अलावा इन लेयर्स के बीच में होता है थोड़ा सा पानी, पानी मतलब फ्लूइड। इन फ्लूइड को कहा जाता है छाती का पानी। एक हेल्दी पर्सन में 150 ml होती है, लेकिन जब किसी पेशेंट के लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया से या किसी दूसरे वायरस से, पैथोजन से, निमोनिया जैसी चीज़ें हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, उस कंडीशन में आप देखोगे ये फ्लूइड 5 लीटर 4 लीटर तक चली जाती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये पानी वहाँ से निकलकर शरीर के दूसरे अंगों तक भी पहुँचने लगता है। So the pleural fluid present in between these 2 layers, and इसका काम क्या होता है, जनरली इसका काम होता है हमारे शरीर में लुब्रिकेट करना, ये जो दोनों लेयर्स इनको सॉफ्ट बना के रखना, कि जब इंसान सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो ये आपस में फ्रिक्शन ना करे, घिसे ना, घर्षण को रोकता है। आप देखिए इस डायग्राम में आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, नीचे की तरफ इसे डोम शेप स्ट्रक्चर कहते हैं ना। यहाँ पे आप लंग्स के साथ साथ लंग्स के अंदर इसने जूम करके एल्वेलाई को भी दिखाने की कोशिश की है, वही एल्वेलाई जिससे क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स में। फंक्शनल यूनिट हम लंग्स का किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का किसे कहते हैं, दैट इज एल्वेलाई। सो एल्वेलाई कुछ ऐसे अंगूर के गुच्छों के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है कि एल्वेलाई में पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज भी जारी है,
वेन और आर्टरी का आपको काम भी पता है कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स भी पाई जाती है, म्यूकस लाइनिंग के साथ एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर सैक और कनेक्टिव टिश्यू की तो ये बनी हुई होती है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि लंग्स जो होती है वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड होती है, एक ब्रोंकाई, एक ब्रोंक्यूल्स और एक एल्वेलाई। एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी। ये मतलब ये इन भी करती है, आउट भी करती है, और एल्वेलाई को आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स भी कहते हैं। ना अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। सबको आ गया अच्छे से? हाँ जी बताइए। केनेट? यस मैम। ओके, आगे बढ़े फिर। यस मैम। यस मैम। ओके, सो ना अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने नेक्स्ट नए टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं, दैट इज स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम इन्वायरमेंट से किसी एयर को इनटेक करते हैं? तो सबसे पहले तो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। नहीं कहते यार वेंटिलेशन आने दो, मेरा दम घुट रहा है, ठीक है, जिसको आप ब्रीथिंग कहते हैं। पेशेंट को जब सांस नहीं आती है तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, सिर्फ ब्रीथिंग कहते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। उसके बाद गैस ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। देन वो अंदर गया ऑक्सीजन, तो गैस एक्सचेंज कहाँ होता है? ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ठीक है। एंड देन फाइनली वो सेल में पहुंचता है। सेल आपकी क्या कर लेती है? रेस्पिरेशन कर लेती है, ठीक है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लेती है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना। ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है? ब्रीथ इंसान दो तरीके से करता है, या तो इन करता है या तो आउट करता है, या तो सांस ले रहे हैं या तो सांस छोड़ रहे हैं। तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं, या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं। सो इंस्पायरेशन में हम क्या कर रहे हैं? एयर को इनटेक कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से और लंग्स को दे रहे हैं। और एक्सपायरेशन में क्या कर रहे हैं? हम लंग्स से एक्सपेल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेल एट एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, यानी फिल्टर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी बाहर रिलीज कर रही है, एटमॉस्फेयर को दे रही है। सो इंस्पायरेशन में आप देखिए स्टेप्स कैसे देख सकते हैं। आपको क्या दिखता है? एक डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखता है इंस्पायरेशन के वक्त में। आप डायफ्राम भी देखिए अच्छे से, बगल में डायग्राम दिया हुआ है। आप इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन को ही इंस्पायरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। शो नहीं हो रही क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबके साथ ऐसा है? यस मैम, नहीं शो रही। क्या हो गया? जस्ट वेट, कहाँ से शो नहीं हो रही है? हाँ मैम, जो आपने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था ना, उसकी उस तरह से शो नहीं हो रही है। अच्छा, जस्ट वेट, पहले बता देते ना, एक सेकेंड। अब शो हो रही है? यस मैम। मैम स्लाइड ऊपर कर दो थोड़ी, स्क्रीनशॉट। यही तो पहली है ना शायद। अच्छा ये है। मैंने पहले क्या बोला कि पहले जो है आपका क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन के स्टेप बताया मैंने। आपने पल्मोनरी वेंटिलेशन किया, ठीक है, जिससे आपके गैसेस एक्सचेंज हुए लंग्स, एल्वेलाई एंड ब्लड में। गैसियस ट्रांसपोर्ट हुआ, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट हुआ। गैस एक्सचेंज हुआ ब्लड और टिश्यूज के बीच में, और आपकी सेल ने क्या कर लिया? रेस्पिरेशन कर लिया।
फिर मैंने कहा कि जब आप सांस लेते हो यानी जब आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीथ के दो मैकेनिज्म होते हैं। एक आपका क्या होता है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, या तो आप सांस ले रहे हो या तो आप सांस छोड़ रहे हो, इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो या एक्सपायर कर रहे हो। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने इंस्पायरेशन पे मूव किया कि आप इंस्पायरेशन को देखो मैकेनिज्म ब्रीथिंग में। तो आप देख सकते हो बगल में एक इमेज भी शो हो रही है आपको इनहेलेशन की, जहाँ पे आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम देख पा रहे हो सभी? यस मैम। जब आप सांस लेते हो तो आपका डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, नीचे की तरफ मूव डाउन हो जाता है। सो यहाँ बता रहा है क्या होता है, बोल रहा है डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे वर्टिकल वॉल्यूम यानी जो आगे और पीछे का एक्सेस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज होती है, मसल्स होती है, वो भी सिकुड़ जाती है एक्सटर्नल। रिब्स और आपकी जो पसलियाँ और आपकी जो छाती की हड्डी स्टर्नम होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ये आपको इंस्पायरेशन के वक्त में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है और थोरैसिक प्रेशर कम हो जाता है, लंग्स फैलने लगता है और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है। ये कंडीशंस आपको देखने को मिलता है, एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। एक्सपायरेशन में उल्टा हो जाता है, जो चीज़ें वहाँ पे हुई उसी का ऑपोजिट हो जाता है। वहाँ पे हमने देखा डायफ्राम सिकुड़ने लगा था, मूव डाउन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सपायरेशन में जब आप सांस छोड़ते हो तो उस टाइम पे आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि भाई चलो निकल गया, बॉडी के बाहर गया तो ये, तो आपका मूव अप हो जाता है, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स हो जाती है, थोरैसिक रीजन जो होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, थोरैसिक वॉल्यूम जो वहाँ पे बढ़ रहा था यहाँ पे घट जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो वहाँ पे बढ़ रहा था यहाँ पे घट जाती है और एयर बॉडी के बाहर निकल जाती है। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। और जब आप फोर्सफुली सांस ले रहे हो, आप दौड़ के आए हो या सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप बहुत तेजी से एक्सपायरेशन कर रहे हो, हाँप रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है, एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं, यहाँ की जो आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं सिकुड़ जाती है। आप देख सकते हो डायफ्राम, लंग्स और प्लूरा, प्लूरा आपके लंग्स की कवर है। देखो प्रोटेक्शन भी कितना स्ट्रॉन्ग है इनका, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन बहुत हाई प्रोफाइल का मिलता है। अब आप लंग्स और हार्ट की बात कर लो तो आप इस इमेज में देखो, आगे से पूरा केज है, रिब्स ने पूरा कवर करके रखा है, पीछे से सपोर्ट में वर्टिब्रल कॉलम खड़ा हुआ है, नीचे से डायफ्राम बैठा हुआ है कि इनको ट्रॉमा ना हो, इंजरी ना हो डायरेक्ट ना। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी भी बताई जाती है। वॉल्यूम मतलब समझ में आता है आयतन, जितना एरिया कोई कवर करता है, ठीक है। अगर एक बर्तन में हमने 1 कप पानी डाल दिया तो पानी कितना जगह ले रहा है, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। और कैपेसिटी तो आप सबको पता है, कैपेसिटी मतलब होती है क्षमता। तो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जब हम इन करते हैं और आउट करते हैं एयर, तो कितना एयर आपके लंग्स जो है ले रहा है और किस क्षमता से ले रहा है, वो आपकी क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी होती है, जिसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या होते हैं, टाइडल वॉल्यूम जिसको हम शॉर्टकट में टीवी कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको IRV कहते हैं या कंप्लीमेंटल एयर कहते हैं, ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको सप्लीमेंटल एयर कहते हैं। इन दोनों के बाद जो बचा कुचा रह गया आपके लंग्स के अंदर, रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको RV कहते हैं। ये तो वॉल्यूम हो गई, एक टाइडल वॉल्यूम, एक लेने के दौरान, एक छोड़ने के दौरान और एक लेने और छोड़ने के दौरान जो बच गई, ठीक है। कैपेसिटी,
कैपेसिटी आपके पास 5 होती है, वॉल्यूम आपके पास 4 होती है, याद रखना, और फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। कैपेसिटी कौन कौन सी होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसको आईसी कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जिसको ईसी कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसको एफआरसी कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी जिसको वीसी कहते हैं, एंड लास्ट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी जिसको टीएलसी कहते हैं। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। फटाफट से सबको देख लेते हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे अभी आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, मैं भी नॉर्मल सांस ले रही हूँ, ब्रीथ कर रही हूँ, ठीक है? तो अभी नॉर्मली इन हो रहा है, आउट हो रहा है एयर का। तो ये मेरा क्या है बेटा? टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मली मेरा लंग्स कितना एयर ले सकता है और कितना रिलीज कर रहा है? दैट इज 500 वॉट। समझ गए? यस मैम। तो पर मिनट 6000 से 8000 ml तक टाइडल वॉल्यूम जाती है। इतना क्लियर है? यस मैम। सबका आना चाहिए रिप्लाई। ना दूसरे पे आता है। यस मैम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, सॉरी, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली। अब तुम्हें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और तुमसे बोल रहा है तेज तेज से सांस खींचो, अंदर की तरफ फोर्सफुली खींचो, सांस लो, आप ले रहे हो, इन कर रहे हो और फोर्सफुली ले रहे हो। तो जब फोर्सफुली ले रहे हो तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जा रही है कि नहीं? अंदर एक्स्ट्रा एयर जा रही है कि नहीं? जा रही है ना? यस मैम। तो बॉडी आपका लंग्स कितना ले सकता है एयर? दैट इज 2500 to 3000 ml। ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, IRV। इंस्पायरेटरी आंसर ही बता दिया क्वेश्चन में। फोर्सफुली इंस्पायरेशन के दौरान जो आपका एयर, जो आपकी एयर की वॉल्यूम आपके लंग्स के पास है ना, इसी का उल्टा कर दो। अब किसी ने बोला सांस छोड़िए, तेज तेज फोर्सफुली, तो आपने तेज तेज रिलीज कर रहे हो, तो उतना कितना कैपेसिटी होगा? रिलीज होगा तो ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि बॉडी के बाहर आप निकाल रहे हो। तो कितना होगा? 1000 to 100 ml, 1100 ml, 1100 ml। ये वैल्यू याद रखना है आपको, वैल्यू पूछा जाता है। समझ में आ गया? यस मैम। अब क्या बचा? इतना कुछ हो रहा है, फोर्सफुली आपने लिया एयर, फोर्सफुली आपने रिलीज किया, ये तब तो चलो कैपेसिटी समझ में आ गई कि इतना ले सकता है इंसान, लंग्स इतना रिलीज कर सकता है। लेने और छोड़ने के बाद बचा क्या लंग्स के अंदर? नॉर्मल होने पे कुछ तो बचेगा, दैट इज रेसिडुअल। जैसे लैब में प्रैक्टिकल करते थे, केमिस्ट्री लैब में, तो हम कोई टेस्ट लगाते थे तो हमारे टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ बच जाता था कि नहीं? बचता था। रेसिड्यू कहते थे हम उस टाइम पे। वही है, क्या बचा लंग्स के अंदर, क्या बचा? दैट इज आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, रिमेनिंग जिसे कहते हैं। अब आते हैं कैपेसिटी। पहला कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सिंपल, जब आप सांस ले रहे थे फोर्सफुली तो आपके पास कोई कैपेसिटी थी, क्षमता थी तभी ना। अगर आपको मैं कहूँ 2 बाल्टी पानी लेकर आइए, तो आप 2 बाल्टी तो वॉल्यूम हो गया आपका, लेकिन आपके पास, यस मैम, आरबी एक बार आप बता दो। आरबी मतलब जो लंग्स में रिमेनिंग बच गया। जब फोर्सफुली आपने एयर इनटेक किया और फोर्सफुली एयर जब आउट किया, तो लंग्स में कुछ बच तो गया कि सारा निकल गया? थोड़ा सा बचा ना। वो थोड़ा सा कितना है? 1100 से 1200 ml। उसी को रेसिडुअल कहते हैं, समझी?
यस मैम। जब ये काम धाम करते हो आप लोग तो आप किसी कैपेसिटी के साथ करते हो। मैं क्या कह रही हूँ, 2 बाल्टी पानी अगर आप ले पा रहे हो तो आपके पास क्षमता है, तभी तो आप लेके आ रहे हो। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी तो आप लेकर आ पाओगे क्या? नहीं ला लेकर आ पाओगे। दैट इज कैपेसिटी। तो जब आप फोर्सफुली क्या कर, नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो कैपेसिटी क्या है? दैट इज IRV, 3000 to 3500 ml, जिसे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। पढ़ो इसको, कितनी इजी भाषा में आंसर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायरेशन यानी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है, आपने सांस छोड़ दिया, उसके बाद जब आप इनटेक कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? कैपेसिटी के फॉर्मूलाज होते हैं टीवी प्लस IRV। टीवी की वैल्यू आपने अभी ऊपर देखी है, कितनी थी टीवी की वैल्यू? टोटल वॉल्यूम 6000 से 8000 ml। नहीं, यस मैम, टीवी का टाइडल वॉल्यूम। अच्छा टाइडल वॉल्यूम का इतना था, यस 500 मैम। ml मैंने कहा था ना अबाउट में, तो मैक्स टू मैक्स था। चलिए, जितना भी था आप उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैपेसिटी में ना फॉर्मूलाज होता है, कैपेसिटी में फॉर्मूलाज होता है। आप बस वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम आपका जितना है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना है, इन दोनों को प्लस कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका एक्सपायरेटरी सेम डेफिनेशन, जब आप रिलीज कर रहे हो उसमें क्या था? जब आप द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, और इसके ऊपर का डेफिनेशन देखो क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझे? उल्टा है कि नहीं? उल्टा है ना? उल्टा है कि नहीं? यस मैम। समझने की कोशिश करो। इसमें क्या कह रहा था? IC में क्या कह रहा था? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद टोटल एयर इंस्पायर्ड वॉल्यूम बोल रहा है। जस्ट यहाँ पे पहले बोला इंस्पायर्ड, फिर बोला नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायरेशन। इसमें क्या बोला? इसमें बोला नॉर्मल इंस्पायरेशन आफ्टर एक्सपायर। बस उल्टा कर दिया इसने। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। वैल्यू पुट किया आपने और वैल्यू आ गई 1500 से 1600 ml। फंक्शनल, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर यानी एयर का वो वॉल्यूम जो आपके लंग्स के अंदर बच गया आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जिस कैपेसिटी से आपके फेफड़ों के अंदर कुछ एयर का वॉल्यूम बच गया, उसको क्या कहते हैं बेटा? FRC। तो FRC निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ERV प्लस RV, और वैल्यू आपकी 2100 से 2300 ml। समझ गए? यस मैम। यस मैम। And the last is vital capacity। पूरा सब टोटल कर दो जितना आपने पढ़ा। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ एंड आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो टोटल आपका वॉल्यूम है सबको जोड़ दो, दैट इज वाइटल। ERV प्लस TV प्लस IRV। ERV यानी एक्सक्रिएशन, IRV मतलब इंस्पायरेशन, TV मतलब टोटल। कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3500 to 4500 ml। ठीक है, ये हो गया वाइटल। और टोटल में तो सारे टोटल ही आ जाते हैं, लंग्स का जितना भी आप इंस्पायरेशन अभी तक में आपने पढ़ा, सारे कैपेसिटी और वॉल्यूम को ऐड कर दो तो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप बस जान लीजिए। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
यानी आपके नाक के छेद से लेकर आपके ब्रोंकाई तक, यानी ट्रैकिया तक, ट्रैकिया जहाँ पे दोनों लंग्स के अंदर एंटर करता है वहां तक, ये पार्ट नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। याद रखना, ये डेड स्पेस है, ये सिर्फ एयर लेकर जाता है। एक्सचेंज कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर, एल्वोलाई में। बात समझ में आ रहा है? यस मैम। ये आपका कंडक्टिंग पार्ट है, सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, लेकर जा रहा है। एक्सचेंज पार्ट आपके लंग्स के अंदर का है। लंग्स के अंदर जितनी भी एरियाज थी, ब्रोंकियोल, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैंने अभी बताया था, एल्वुलर डक्ट, ये सारे आपके कंडक्टिंग जोन है। मैम एक डाउट आ रहा है कि वो जो T5 होता है वहाँ पे क्या होता है मैम? क्या जैसे T5? T5 मुझे समझ नहीं। ट्रैक, जैसे मैम आपने बताया ना T1, T2, T3, तो वैसे T5 पे क्या डिवाइड होता है? मतलब दोनों लंग्स डिवाइड होते हैं, क्या होता है, मुझे जानना था। T1 T2 मतलब? मैंने T1 T2 नहीं बोला। मैंने बोला कि जो एयर पाइप है, ट्रैकिया, आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये वाले पॉइंट को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है? ब्रोंकाई आपके दोनों लंग्स के जा रहे हैं, एक एक ब्रांच लंग्स के इधर चला गया, एक ब्रांच लंग्स के राइट में गया, एक लेफ्ट में गया। अब ये नंबर्स बनेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उससे कुछ एक ब्रांच निकलेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उससे एक ब्रांच निकलेगा, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है? फिर वो आगे जाके खुलेगा एल्वुलर डक्ट में, फिर एल्वुलर डक्ट जाके खुलेगा एल्वुलाई में, एल्वुलर सैक जिसके अंदर एल्वुलाई मौजूद है, और फिर आपका एयर फिल्टर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है? देखिए ये रेस्पिरेटरी साइकिल है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को आप इस साइकिल में ऐड करेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रेट कितना होना चाहिए? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। इसकी मशीन जिससे आप मेज़र करते हो रेस्पिरेटरी रेट को, आपको पता होना चाहिए, उसको स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर कहा जाता है, जिससे आप अपने रेस्पिरेशन के रेट को पता कर सकते हो, ब्रीथिंग रेट पता कर सकते हो, और ब्रीथिंग रेट होना चाहिए 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ बेटा। यस मैम। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। कैसे होता है लंग्स के अंदर काम धाम? गैसियस एक्सचेंज बेटा आपकी एल्वुलाई और ब्लड के बीच में, और ब्लड से टिश्यू के बीच में होती है। एल्वुलाई, जिसको मैंने कई बार बोल दिया, इसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लंग्स में, क्योंकि फाइनली यही आपके एयर को, जो इतना तामझाम हुआ एयर अंदर जा रहा है, उसको फिल्टर करती है। ये कुछ ऐसी दिखती है एल्वुलाई जो आप देख रहे हो अपनी इमेज को स्क्रीन पर। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओह सॉरी सॉरी, अभी स्क्रीन नहीं शो रही, एक सेकेंड। अब हो रही है? यस मैम। सो गैसियस एक्सचेंज मैंने बोल दिया, दो लोगों के बीच में होता है, एक एल्वुलाई और ब्लड के बीच में, और एक ब्लड और टिश्यू के बीच में। एल्वुलाई और ब्लड के बीच में तब होगा जब एयर आ गया तो ब्लड से एल्वुलाई तक गया। ठीक है? और जब एल्वुलाई ने ब्लड को फिल्टर कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखो हम सांस ले रहे हैं तो सारा एयर तो ब्लड में ही जा रहा है ना, और वही तो ब्लड आपके लंग्स के अंदर एल्वुलाई को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो एल्वुलाई ब्लड, पहला इसीलिए लिखा गया है कि एल्वुलाई जो होगा ब्लड से लेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, एंड देन फिर जब फिल्टर हो जाएगा तो अब जो एक्सचेंज होगा वो आपके टिश्यूज और ब्लड के बीच में होगा। एल्वुलाई ने ब्लड में फिर प्योर करके छोड़ दिया, और फिर ब्लड टिश्यू के पास, सेल के पास पहुंच के उसको दे देगा। ठीक है? सो एल्वुलाई जो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैसा दिखता है। एल्वुलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जिसके बिना लंग्स काम ही नहीं कर सकता। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ पे होता है। प्रिंसिपल कौन सी अप्लाई होती है? सिंपल डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं
आपका प्रेशर, वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी गैस की, मेम्ब्रेन का थिकनेस, सरफेस एरिया लंग्स का। ठीक है। अगर आप फैक्टर्स में प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर, द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस जो है मिक्सचर होता है, इसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको PO2 और PCO2 के नाम से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। एटमॉस्फेयर एयर जो होना चाहिए वो नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है, PO2 की कितनी होनी चाहिए, एल्वेलाई की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और टिश्यू की। खास करके एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको आप कहते हैं लैब में करते हैं आप, स्पेशली इमरजेंसी में, ABG, एयर ब्लड गैस। जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो फटाफट से आप आर्टरी को पंचर करके ये ब्लड सैंपल जो है देते हैं, ABG टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। उसमें आपको ये वैल्यूज़ काम आती हैं, ये वैल्यू तब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, PCO2 और PO2 कितना होना चाहिए। ठीक है, ये प्रेशर है बेटा, प्रेशर कितना होना चाहिए एल्वेलाई में, PO2 इन एल्वेलाई इज मोर 104 mmHg देन दैट इन ब्लड कैपिलरीज। ये इतनी होनी चाहिए ब्लड कैपिलरीज की और एल्वेलाई की, तभी जो है आपका प्रॉपर तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इज मोर 45 mg/Hg देन दैट इन द एल्वेलाई 40 mmHg। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज टू एल्वेलाई। मतलब ये आपका क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिकल वे है, जितनी वैल्यूज़ पे डिपेंड है, इतना इतना वहाँ का प्रेशर होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एयर आ गया, एल्वेलाई ने फिल्टर कर दिया और फिर भेज दिया। इसके पीछे इतना मैकेनिज्म काम करता है, तभी प्रॉपर तरीके से आप सांस लेते हो या ब्रीथ करते हो। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी है। मेम्ब्रेन की थिकनेस भी डिपेंड करती है कि एल्वेलाई का जो मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजर मेम्ब्रेन जो है 3 लेयर से मिलकर बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ एल्वेलाई, एंडोथीलियम और बेसमेंट। तो ये मेम्ब्रेन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है गैसियस एक्सचेंज का। सरफेस एरिया भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ एल्वेलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स, इट इंक्रीज द गैसियस एक्सचेंज। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा आपका एल्वेलाई उतना ज़्यादा अच्छे से काम भी करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ टेनिस कोर्ट की तरह होता है, द सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन लंग इज इक्वल टू टेनिस कोर्ट। ठीक है, कि आपका एल्वेलाई इंक्रीज तभी करेगा, लंग्स का सरफेस एरिया, गैसियस एक्सचेंज तभी इंक्रीज होगा जब लंग्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये एक अच्छा सा इमेज है जो बता रहा है कि किस तरीके से एल्वेलाई, बीच में रेड, ये जो रेड कलर के कार्पल्स हैं ये ब्लड है, कि किस तरीके से एल्वेलाई ने ब्लड को ऑक्सीजन दिया और फिर वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन्स, आपके मसल्स, आपके लीवर और शरीर के सारे जगह पे पहुंच गया। ठीक है, इतनी जगह पे पहुंच गया। और वही उल्टा देखो, आपके सारे ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया और फिर ब्लड ने एल्वेलाई को दिया कि लो फिल्टर करके दो। बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट। ठीक है।